प्रिय विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणपुर, छत्तीसगढ़, आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में। जैसा कि राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण संकेतक, एक महत्वपूर्ण चर और एक महत्वपूर्ण वेरिएबल के रूप में जाना जाता है। चूँकि समष्टि अर्थशास्त्र के अन्य जो वेरिएबल हैं, अन्य जो चर हैं, जैसे कि उपभोग, बचत, निवेश तथा रोजगार का स्तर और कीमत स्तर, ये क्या होंगे, ये किस रूप में एक अर्थव्यवस्था में उपस्थित होंगे, इसका बहुत हद तक और काफ़ी सीमा तक ये तय करता है राष्ट्रीय आय का संकेतक। अर्थात राष्ट्रीय आय का संकेतक आपको एक अर्थशास्त्री के रूप में यह इस बात को इंगित करता है कि उस अर्थव्यवस्था में बचत का स्तर क्या होगा, उपभोग का स्तर क्या होगा, निवेश का स्तर क्या होगा, साथ ही साथ कीमत स्तर और रोजगार का स्तर क्या होगा। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय आय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय को दो भागों में हम इसका विश्लेषण करेंगे। जो पहला विश्लेषण होगा वो इसकी मीनिंग और डिफिनेशन को लेकर के होगा कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है और उसकी विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं क्या हैं। दूसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न कंपोनेंट या संगठक या उसके अवयव क्या क्या हैं। सबसे पहले अब हम चर्चा कर लेते हैं उसके मीनिंग की कि हम एक नेशनल इनकम की मीनिंग क्या, एक सामान्य मीनिंग, एक सामान्य अर्थ क्या होगा। एक देश में एक वित्तीय वर्ष में लोगों द्वारा आर्थिक गतिविधियों से उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के समग्र मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। अगर आप इस डिफिनेशन पर जाएं तो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। पहला कि एक देश में एक वित्तीय वर्ष में, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आर्थिक गतिविधियों से उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के समग्र मूल्यों के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हर देश की सीमाएं हैं, उन देश की सीमाओं के भीतर आर्थिक गतिविधियां होती हैं और इन आर्थिक गतिविधियों को हम एक वित्तीय वर्ष में, जो कि हमारे वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है 1 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक, उसमें जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको यदि हम एक कीमत दे सकें, उनके मौद्रिक मूल्यों को माप सकें, तो फिर उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। इसीलिए चूँकि एक आर्थिक गतिविधियों को एक देश की सीमाओं के भीतर उनका कैलकुलेशन किया जाता है, उनका आकलन किया जाता है, इसीलिए इस राष्ट्रीय आय के चैप्टर को हम राष्ट्रीय आय लेखांकन या नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब हम जो ये परिभाषा है राष्ट्रीय आय के, उसकी आर्थिक गतिविधियाँ, ये जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, तो आर्थिक गतिविधियों को समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं और अनार्थिक गतिविधियाँ क्या हैं। किन चीज़ों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, किन चीज़ों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। अब ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या है, यानी आर्थिक उत्पादन क्या है। आर्थिक उत्पादन उसे कहेंगे
जिसे हम बेच सकें, प्रोड्यूस फॉर सेल एंड हैव मार्केट वैल्यू, जिसे हम बेच सकें और साथ ही साथ उनकी बाजार में कोई कीमत हो, प्लस मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल प्रोडक्शन, और साथ ही साथ बाजार में जो उपस्थित है वो और जो गैर बाजार स्तर के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो आता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन में। नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्शन या गैर आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी, गैर आर्थिक उत्पादन क्या होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होंगी। पहली विशेषता प्रोड्यूस फॉर नॉट सेल, जिसे हम बेचने के लिए उत्पादित नहीं करते, नॉर इज़ देयर एनी मार्केट फॉर देम, और ना ही उनके पास कोई मार्केट होता है, नॉर डू दे हैव ए मार्केट प्राइस, और ना ही उनकी कोई बाज़ार कीमत होती है। यद्यपि वो मानव कल्याण को बढ़ाते हैं, यानी गैर आर्थिक उत्पादन या क्रियाएं वे हैं जिनका उत्पादन न बेचा जाता है ना ही बाजार कीमत रखते हैं, यद्यपि वे उत्पादन मानव कल्याण को बढ़ाते हैं। जैसे गैर आर्थिक क्रियाओं कौन कौन सी, जैसे स्वयं की सेवाएं, हम एक्सरसाइजिंग करते हैं, खाना खाते हैं, सेविंग करते हैं, वही बहुत सारी हॉबी हैं, गार्डनिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, लेकिन ये स्वयं के लिए हैं, फॉर सेल्फ इट्स, ये स्वयं के लिए हैं। दूसरी क्रिया जैसे पारिवारिक सदस्यों की सेवाएं, एक हाउसवाइफ की जो सेवाएं होती हैं, एक पिता की जो सेवाएं होती हैं, एक टीचिंग की जो सेवाएं कि एक अध्यापक है और वो अपने घर में बच्चों को पढ़ाता है, तो वो जो सेवाएं हैं वो यद्यपि उसके लिए, उस टीचर के लिए उसके लिए उसको पेमेंट किया जाता है, लेकिन जब वो घर में वो सेवाएं, वही सेवाएं घर में दे रहा होता है तो, और उसके बदले उसे कोई ट्रांजैक्शन प्राप्त नहीं होती हैं, कोई उसके बदले उसे पारितोषिक प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए ऐसी सेवाओं को हम गैर आर्थिक गतिविधियों के रूप में या गैर आर्थिक उत्पादन के रूप में इनको हम रखते हैं। अब हम जाते हैं कि जो डिफिनेशंस हैं उन डिफिनेशन की ओर यदि हम जाएं तो हम देखेंगे जो पहली जो महत्वपूर्ण डिफिनेशन राष्ट्रीय आय की निकल के आती है वो ये है मार्शल की डिफिनेशन या मार्शल की परिभाषा। मार्शल कहते हैं कि किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश है। ये मार्शल कह रहे हैं। मार्शल की परिभाषा पर यदि आप देखो तो क्या निकल के आ रहा है कि किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी, यानी किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होता है, उस पर काम करता है, और उसके तत्पश्चात उसे जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, ऐसा कहते हैं मार्शल। अब हम पीगू की डिफिनेशन यानी पीगू की बात कर लें कि पीगू राष्ट्रीय आय के बारे में क्या कहते हैं। पीगू कहते हैं कि राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। अगर आप पीगू की डिफिनेशन पर जाएं तो पीगू क्या कह रहे हैं, पीगू कह रहे हैं कि इसमें उसी आय के, उस वस्तुपरक आय का वह भाग है जो मुद्रा में मापा जाए। यानी दो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं कि हम राष्ट्रीय आय में उसी चीज़ों को शामिल करेंगे जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया जाएगा, ऐसा पीगू कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिशर की डिफिनेशन आती है, और फिशर क्या कहते हैं। फिशर की जो डिफिनेशन है, फिशर जो अपने डिफिनेशन में बात करते हैं वो अब उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार मानते हैं, जबकि इसके पहले आपने
मार्शल की डिफिनेशन और पिगू की डिफिनेशन में देखा था कि वो दोनों इसका आधार जो है वो उत्पादन को मान रहे थे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के लिए भी अच्छा होता है कि ऐसे कौन से अर्थशास्त्री हैं जो राष्ट्रीय आय के मापन में उपभोग पक्ष को बल देते हैं, तो फिर उसका आंसर होगा फिशर। अब हम अगर हम इस परिभाषा को साइमन कुजनेट्स की परिभाषा को लें, जो कि वर्तमान परिदृश्य के अर्थशास्त्री हैं, राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। अब ये साइमन कुजनेट्स की डिफिनेशन हो गई। अब डिफिनेशन हम लोगों ने मार्शल की डिफिनेशन देखी, पिगू की डिफिनेशन देखी, फिशर की डिफिनेशन देखी और साइमन कुजनेट्स की डिफिनेशन देखी। अब डिफिनेशन के बाद हम बात करते हैं कि इस नेशनल इनकम के दूसरे वाले हिस्से की। राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय के माप के संदर्भ में जे.एम. कीन्स ने अपनी पुस्तक में द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई, कहते हैं कि राष्ट्रीय आय और उत्पाद की माप के संबंध में व्यय विधि, साधन आय विधि, बिक्री आय और लागत के अंतर की विधि का सुझाव दिया। बाद के अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की अधिक विस्तृत, शुद्ध और वैज्ञानिक माप करने की कोशिश की और आय के चक्रीय प्रवाह में आय प्राप्त करने के दो प्रवाह हैं। अब जब हम राष्ट्रीय आय को पढ़ रहे हैं तो उस राष्ट्रीय आय की प्रक्रिया में हम राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह है कि वो एक अर्थव्यवस्था में किस तरह से एक 10 का नोट या 100 रुपये का नोट किस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में एक किसान से एक व्यापारी के पास, व्यापारी से एक टीचर के पास, टीचर से एक हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर से एक टेक्नीशियन के पास, टेक्नीशियन से एक सीए के पास, किस तरह से वो काम करता है, उसको आप लोगों ने पूर्व की क्लासों में पढ़ा होगा। तो उसको हम ये ध्यान में रखते हुए कि आपको राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में ज्ञान है, तो अब हम बात करें कि हम ये राष्ट्रीय आय का जो मापन है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय की 3 विधियों का उल्लेख करते हैं और वो कहते हैं कि ये 3 विधियाँ प्रमुख विधियाँ हैं।